साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नील नदी पर ग्रैंड रैंसा जो डैम बनाया जा रहा है उससे संबंधित जो विवाद है उस विवाद को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि इथोपिया द्वारा नील नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इस विद्युत परियोजना की वजह से नील नदी के अनुप्रवाह में स्थित देश जैसे कि मिस्र और इथोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को इस परियोजना ने बढ़ा दिया है। मतलब इनके बीच जो है एक प्रकार से सशस्त्र जो विवाद बढ़ सकता है या सशस्त्र संघर्ष हो सकता है। अफ्रीका की सबसे लंबी जो नदी है नील नदी, तो नील नदी के जल बंटवारे को लेकर के अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों के मध्य एक दशक से अधिक समय से विवाद चल रहा है और वर्ष 2020 के अंत में इथोपिया और मिस्र नील नदी पर जल विद्युत परियोजना जो भी जल विद्युत परियोजना होंगी इनके भविष्य को लेकर के वाशिंगटन डीसी में बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यह जो नील नदी है इस नील नदी को देख लेते हैं। तो इस नील नदी को थोड़ा सा इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो नील नदी जो है यह नदी युगांडा में विक्टोरिया झील, ये आपका युगांडा में विक्टोरिया झील है। तो युगांडा में विक्टोरिया झील से निकल करके दक्षिणी सूडान और उत्तरी सूडान एवं मिस्र में बहते हुए भूमध्य सागर में गिरने से पहले, ये भूमध्य सागर इधर है, तो भूमध्य सागर में गिरने से पहले काहिरा जो कि मिस्र में स्थित है इसके पास एक चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। तथा जो नील नदी है नील नदी बेसिन में देखें तो यहाँ पर तंजानिया, बरूंडी, रवांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, युगांडा, दक्षिण सूडान, इथोपिया, सूडान और मिस्र, ये सब इसके नील नदी के बेसिन में के अंतर्गत आते हैं। तथा यह जो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है 6650 किलोमीटर है। जो कि श्वेत नदी, यहाँ पर दो नदियाँ हैं देखिएगा, एक है आपकी श्वेत नील या वाइट नील जिसे कहते हैं, ये जो कि आपकी विक्टोरिया झील से निकलती है युगांडा से, और दूसरी है ब्लू नील। तो ब्लू नील यहाँ पर है, तो इन दोनों से मिलकर बनती है और इन दोनों नदियों के जो संगम है वो कहाँ पर है, खार्तूम नामक जगह जो कि उत्तरी सूडान में है, यहाँ पर ये दोनों मिलती हैं। और नील नदी की जो मुख्य धारा है वो कौन सी है, वाइट नील या श्वेत नील जो है इसकी मुख्य धारा है। तथा नील नदी पर उत्तरी सूडान एवं मिस्र में एक झील बनाया गया है जिसका नाम है नासिर झील। तो नासिर झील का निर्माण किया गया, तो इस प्रकार से यह क्या मैन मेड अर्थात कृत्रिम झील है। इस झील के उत्तरी भाग में जो है अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध यहाँ पर आश्वान बांध जो कि मिस्र में स्थित है इसको बनाया गया है। तथा नील नदी की जो सहायक ब्लू नील है, तो ब्लू नील पर ये यहाँ से जो आपके इथोपिया के ताना झील से निकलती है, ब्लू नील पर एक यहाँ पर बांध बनाया गया जिसे सिन्नार बांध के नाम से जाना जाता है। तथा जो नील नदी है यह नील नदी बेसिन में सर्वाधिक कपास का उत्पादन जो होता है वो आपका कहाँ पर होता है, मिस्र के अंतर्गत होता है। अब आगे इसमें देखें तो ये तो हमने बात की नील नदी के बारे में। नील नदी के अलावा यहाँ पर एक और नदी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कांगो या जायरे नदी। तो यह जो है यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई कितनी है 4070 किलोमीटर है। तथा यदि अपवाह क्षेत्र अर्थात कैचमेंट एरिया के हिसाब से देखेंगे तो ये कि इस दृष्टि से यह अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। ऐसे तो लंबाई में नील नदी बड़ी है परंतु अपवाह क्षेत्र के हिसाब से जो है सबसे बड़ी नदी जो अफ्रीका की वो कांगो या जायरे नदी है, जिसका उद्गम जो है लुआ लावा नदी से होता है और यह अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है। अटलांटिक महासागर कहाँ है, यदि अफ्रीका का मैप देखेंगे तो उसका जो पश्चिमी तरफ जो है वो अटलांटिक महासागर है, तो यहाँ पर जाकर के गिर जाती है। तथा एक चीज़ और याद रखिएगा कांगो या जायरे नदी के संबंध में, यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार कट करती है, मतलब 2 बार इससे क्रॉस होती है। और इसके अलावा जो हमने विक्टोरिया झील के बारे में बात की थी तो विक्टोरिया झील से होकर के भी विषुवत रेखा गुजरती है। अब प्रश्न उठता है कि विवाद का कारण क्या है, तो विवाद के कारण को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो ब्लू नील नदी है, जो नील नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो कि इथोपिया से होकर के बहती है, हमने देखा था कि ताना झील जो इथोपिया में है वहाँ से ये निकलती है। तो इथोपिया द्वारा वर्ष 2011 में ब्लू नील नदी पर बांध का निर्माण शुरू किया गया जिस पर मिस्र द्वारा आपत्ति जताई गई थी। इसके बाद सूडान ने भी इस परियोजना पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। इथोपिया द्वारा नील नदी पर बनाया जा रहा यह जो बांध है इसका नाम है ग्रैंड रैंसे डैम बांध,
यह अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध होगा। तो याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा ग्रैंड रेंसिव डैम यह किस देश में स्थित है, तो यह इथोपिया में स्थित है और यह अफ्रीका की सबसे बड़ी बांध परियोजना है जिसका नील नदी पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा। इसी वजह से इसको लेकर के विवाद है। बांध का निर्माण जो है इथोपिया के तराई क्षेत्रों में जो ब्लू नील नदी है इस पर किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ग्रैंड रेंसिव डैम के संबंध में विवाद किया था। और यहीं पर जब अफ्रीका की बात की हैं तो अफ्रीका में ही एक आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका यदि हम यहाँ पर मैप देखें तो थोड़ा पहले मैप में जिन जिन देशों से ये नील नदी जाती है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे युगांडा के पास ये है, ये विक्टोरिया झील है, यहाँ से आपका वाइट नील निकलती है और इथोपिया के ये ताना झील से आपकी ब्लू नील निकलती है और ये आगे जा कर के मिल जाती है। अब हम लोग बात कर रहे थे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ये अफ्रीका का जो पूर्वी हिस्सा है, वहाँ पर 4 देश हैं आपका। एक है इथोपिया, इरिट्रिया और यहाँ पर जिबूती है और ये सोमालिया। ये चारों देश मिलकर क्या कहलाते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो याद रखिएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया। और इसमें से जो इथोपिया है इसकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं ऑपरेशन वार्प सीड के बारे में। यह क्या है, तो यह यूएसए की संघीय सरकार द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए शुरू की गई एक सार्वजनिक निजी साझेदारी पहल है। तो याद रखिएगा यह कोविड-19 से निपटने के लिए अमेरिका का क्या है, एक प्रयास है। यदि इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसके उद्देश्य में क्या है कि कोविड-19 के टीके, चिकित्सा विधान, चिकित्सा शास्त्र और नैदानिकी के विकास को सुविधाजनक बनाना और उसमें तेजी लाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो यह एक प्रकार का क्या है, अंतर संस्था कार्यक्रम है, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कार्यक्रम है, जिसमें अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग के निम्न घटक, मतलब कई सारे घटक शामिल हैं। अब कौन कौन से घटक शामिल हैं उन घटकों को देख लेते हैं एक बार। तो इसमें अमेरिका का जो रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जिसको शॉर्ट में CDC के नाम से जानते हैं। दूसरा है खाद्य एवं औषधि प्रशासन, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इसके अलावा जो है निजी फर्म भी इसमें शामिल हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं मोंटेनेग्रो के संबंध में। तो मोंटेनेग्रो क्यों चर्चा में आया, तो मोंटेनेग्रो चर्चा में इसलिए आया कि मोंटेनेग्रो यूरोप महाद्वीप का पहला ऐसा देश है जिसने स्वयं को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया है। मोंटेनेग्रो जो है यह बाल्कन प्रायद्वीप के तट पर स्थित दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक देश है। यदि इसको थोड़ा सा मैप में देखना चाहें तो यहाँ पर मैप में इसको देख सकते हैं, या ये है आपका यूरोप का मैप। तो यूरोप के मैप में यदि यहाँ पर देखें तो ये आपका है मोंटेनेग्रो, यहाँ पर ये मोंटेनेग्रो है। तो इसकी सीमा जो है, इसकी सीमा का जो विस्तार है उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में ये यहाँ पर बोस्निया हर्जेगोविना है। उत्तर पूर्व में देखेंगे तो यहाँ पर सर्बिया है और पूर्व में देखेंगे तो पूर्व में यहाँ पर एक देश है कोसावो, यहाँ छोटा सा देश है कोसावो। और इसके अलावा दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो दक्षिण पूर्व में अल्बानिया है। दक्षिण पूर्व में कौन सा देश है, अल्बानिया है। और दक्षिण पश्चिम में देखेंगे तो एड्रियाटिक सागर है और पश्चिम में यहाँ पर आपका क्रोएशिया देश है। ये क्रोएशिया की सीमा इससे लगती है। तो यहीं पर जब हमने मैप देखा तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये आपका एड्रियाटिक सागर है और यहाँ पर ये आपका आयनियन सी है। यहाँ पर एक स्टेट है, स्टेट ऑफ ओट्रांटो। तो पूछा जाता है कई बार स्टेट ऑफ ओट्रांटो किसको किसको जोड़ता है, तो एड्रियाटिक सी और आयनियन सी को जोड़ता है। और यह जो इटली महाद्वीप है या इटली उपमहाद्वीप है उसको ये जो बाल्कन प्रायद्वीप है इससे अलग करने का कार्य करता है। अब हम लोग कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं, मोंटेनेग्रो के बारे में बात करें तो मोंटेनेग्रो जो है प्रशासनिक की इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है वो क्या है, पॉडगोरिक है। तथा जो सेंटिजे है, सेंटिजो को पुरानी शाही राजधानी के रूप में नामित किया गया है। तथा जो मोंटेगो है या मोंटेगो जो है डेन्यूब नदी के संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय आयोग है जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डेन्यूब,
डेन्यूब रिवर इसका एक सदस्य देश है तथा इस देश का अर्थात मोंटेनिग्रो का जो है 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र जो है वो डेन्यूब जलग्रहण क्षेत्र अर्थात डेन्यूब कैचमेंट एरिया के अंतर्गत आता है, इसके अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परंतु यहाँ ध्यान रखिएगा, जो मोंटेनिग्रो है यहाँ से होकर के डेन्यूब नदी की जो मुख्य धारा है वो नहीं गुजरती है। अब हम लोग ये जो आयोग है इस आयोग के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो डेन्यूब नदी के संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय आयोग है यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना डेन्यूब रिवर प्रोटेक्शन कन्वेंशन द्वारा की गई थी, जिस पर वर्ष 1994 में बुल्गारिया में डेन्यूब नदी के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देशों ने हस्ताक्षर किए थे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ या सचिवालय कहाँ पे? तो इसका सचिवालय जो है वो ऑस्ट्रिया के वियना में है। अब जब डेन्यूब नदी की चर्चा हुई तो थोड़ा सा डेन्यूब नदी के बारे में देख लेते हैं। तो जो डेन्यूब नदी है यह जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट से निकल करके बहते हुए काला सागर में गिरने से पहले रोमानिया में चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। और यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 8 देशों और 4 राजधानियों से होकर के गुजरती है। अब 8 देश कौन कौन से हैं? तो इन 8 देशों को यदि देखें तो इसमें जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, क्रोशिया है, सर्बिया है, बुल्गारिया है और रोमानिया है। और जो 4 राजधानी शहर हैं इसमें ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, इनसे होकर के यह गुजरती है। तो यहाँ चाहे पे आप मैप में देख सकते हैं, तो मैप में कहाँ कहाँ से ये गुजर रहा है। ये आपका जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ से प्रारंभ होता है, इस यहाँ से होकर के ऑस्ट्रिया जाता है, ऑस्ट्रिया के बाद ये हंगरी, हंगरी से ये आपका स्लोवाकिया यहाँ पर है और नीचे जाते हैं। इसके बाद ये स्लोवाकिया से क्रोशिया होकर के क्रोशिया जाता है, ये क्रोशिया है। क्रोशिया के बाद आपका सर्बिया, सर्बिया से आपका बुल्गारिया और बुल्गारिया से फिर ये आपका रोमानिया, यहाँ पर चापाकार डेल्टा बनाते हुए ये जो यहाँ पर ब्लैक सी है इस ब्लैक सी में जा कर के मिल जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं इंटर हैम्वे मिलिशिया। तो इंटर हैम्वे मिलिशिया यह चर्चा में इसलिए आया कि 1994 के आसपास जो रवांडा में एक नरसंहार होता, जो वहाँ पे तुलसी जनजाति थी उसका नरसंहार किया जाता है। उस नरसंहार का जो मेन अभियुक्त था जिसका नाम कबूगा है, कबूगा यह फ्रांस के जेल में बंद है। तो इसने फ्रांस की जो पेरिस की जो कोर्ट है वहाँ पर अपने बेल के लिए अपील की थी, जिसको पेरिस के कोर्ट के द्वारा नामंजूर कर दिया गया। इस वजह से यह जो है इंटर हैव मिलिशिया चर्चा में आया था। तो इसके संबंध में विस्तार थोड़ा देख लेते हैं। तो इंटर हैव मिलिशिया जो है यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में सक्रिय एक हुतू अर्धसैनिक संगठन या हुतू पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसका गठन वर्ष 1990 के आसपास रवांडा की तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी द्वारा नेशनल रिपब्लिकन मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के एक युवा विंग के रूप में किया गया था। जो यह इंटर हैम्बे मिलिशिया है यह रवांडा नरसंहार के मुख्य अपराधी थे, मतलब इनके द्वारा ही रवांडा नरसंहार किया गया था। इन्होंने अप्रैल 1994 से लेकर के जुलाई 1994 के दौरान लगभग 5 लाख से लेकर 10 लाख तुलसी जनजाति, तवा और उदारवादी हुतू लोगों की इन्होंने हत्या की थी। रवांडा नरसंहार में हुतू जनजाति से जुड़े हुए चरमपंथियों ने अल्पसंख्यक तुलसी समुदाय के लोगों और अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया था। उल्लेखनीय है यदि देखा जाए कि रवांडा की जो कुल आबादी है इसमें हुतू समुदाय की जो हिस्सेदारी है वो 85% है, किंतु यहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है तुलसी जनजाति, यहाँ पर जो देश पर जो दबदबा है वो तुलसी जनजाति का ही रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब हम लोग अफ्रीका के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक जनजाति और पाई जाती है, इसका नाम है पिग्मी जनजाति। यह आपके जायरो या कांगो बेसिन के अंतर्गत पाई जाती है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं मरीन स्टीवार्डशिप काउंसिल के बारे में। तो यह मरीन स्टीवार्डशिप काउंसिल है क्या और चर्चा में क्यों है? तो हुआ यह कि हाल ही में मरीन स्टीवार्डशिप काउंसिल अर्थात शॉर्ट में MSC इसके द्वारा सस्टेनेबल टूना हैंडबुक प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार या इस हैंडबुक के अनुसार वर्ष 2018-19 में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त ब्लू MSC लेवल के साथ 54,000 टन से अधिक टूना मछली की बिक्री की गई, जबकि वर्ष 2015-16 में यह मात्र 21,500 टन थी। तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा टूना के यह जो टूना मछली है इसके पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व को मान्यता के लिए
प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष 2 मई को विश्व टूना दिवस, वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा यह जो काउंसिल है, मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल, इस काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। तो यह एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है जो स्थायी रूप से मछली पकड़ने हेतु मानक निर्धारित करता है। मतलब पूरे विश्व में समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जो मानक निर्धारित किया जाता है वो मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल MSC के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1996 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लंदन में है। तथा वर्ष 1999 में इसे संस्थापक सहयोगियों से अलग करके एक स्वतंत्र निकाय बना दिया गया था। इसके संस्थापक सहयोगी कौन थे, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर तथा WWF और यूनिलीवर ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। यह जो MSC है अर्थात मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल, इसका जो विजन, इसके विजन की बात करें तो इसका विजन है विश्व के महासागरों की सुरक्षा करना। और क्यों, क्योंकि जो विश्व के महासागर हैं वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित समुद्री भोजन की ये आपूर्ति करेंगे। और इसका जो मिशन है वह स्थायी रूप से मछली पकड़ने की प्रथाओं की पहचान करना और उन्हें पुरस्कृत करना। मतलब ऐसे मछली पकड़ने की जो प्रथाएं हैं या जो विधियां हैं जिनसे समुद्र को नुकसान नहीं पहुंचेगा, उन प्रथाओं या विधियों को प्रोत्साहित करना और उन्हें पुरस्कृत करना, जिससे कि विश्व के महासागरों के स्वास्थ्य में के योगदान के लिए पारिस्थितिकी एवं मत्स्य प्रमाणन कार्यक्रम का उपयोग किया जा सके। या मतलब ये जो पारिस्थितिकी एवं मत्स्य प्रमाणन कार्यक्रम है इसका उपयोग करके ये इस चीज़ को पुरस्कृत करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो ये विधियाँ हैं इनको प्रमाणन भी या इनको सर्टिफिकेशन भी इनके द्वारा दिया जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं स्पेक्ट्रिन एवं एक्सॉन के संबंध में। तो यह स्पेक्ट्रिन एवं एक्सॉन हाल ही में चर्चा में क्यों आया, तो कॉन्टेक्स्ट की बात हम लोग थोड़ा बाद में करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जो तंत्रिका तंत्र अर्थात जो नर्वस सिस्टम है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि यह इसी से संबंधित आर्टिकल है। तो तंत्रिका तंत्र की बात करें, इसको इंग्लिश में हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो इसके अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिकाएं या नर्व्स जो होती हैं फैली रहती हैं। और ये नर्व्स क्या करती हैं, या वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाएं जो संवेदी अंग होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं। मतलब संवेदी अंग जैसे कि आपकी आँख, नाक, कान और जो स्किन या त्वचा है, ये क्या करते हैं कि ये हमारे अगल बगल जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, तो इन सबसे संबंधित जो विद्युत आवेग होते हैं उनको ये क्या करते हैं, द्रुत गति से प्रसारण, उनका इलेक्ट्रिक जो इम्पल्स होते हैं उसको तेज़ी से ले जाने का कार्य करते हैं। और शरीर के विभिन्न भागों के बीच ये क्या करते हैं, कार्यात्मक समन्वय स्थापित करते हैं। जैसे कि यदि आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हाथ से तुरंत मस्तिष्क में भेजते हैं और मस्तिष्क ये बताता है कि आपको क्या एक्शन लेना है, तो तुरंत आप हाथ हटा लेते हैं। तथा एक कोशिकाएं हैं, वे कोशिकाएं जो कि तंत्रिका तंत्र को बनाती हैं, उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं, या हिंदी में तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये तंत्रिका ऊतक की इकाई होती हैं अर्थात यूनिट होती हैं। और न्यूरॉन की जो संरचना है ऐसी है कि यह जल्दी से क्या करती हैं, शरीर में संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं। और यह संदेश जो होते हैं वो विद्युत के तरंगों या तंत्रिका आवेग के रूप में होते हैं। यदि इसको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझें तो ये आपका एक न्यूरॉन्स का जो है फिगर है। अब न्यूरॉन्स में 3 भाग होते हैं, एक आपका शेल बॉडी होता है, शेल बॉडी है, एक एक्सॉन होता है और तीसरा जो होता है एक्सॉन टर्मिनल्स। तो जो आपका शेल बॉडी होता है ये पूरा आपका शेल बॉडी है, इसमें एक धागे नुमा संरचना होती है जिससे क्या कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं या हिंदी में द्रुमिका कहते हैं। और इसमें आपका एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा यह एक आपका सिलेंडर शेप में एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, हिंदी में तंत्रिकाक्ष कहते हैं। और इसकी जो बॉडी जिससे बनी होती है उसे क्या कहते हैं, मिलाइन शील्थ कहते हैं, जो कि वसा और प्रोटीन से बना होता है। और इसका जो तीसरा हिस्सा है धागे नुमा संरचना, इसको एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं या तंत्रिका का अंतिम सिरा कहते हैं। तो इस प्रकार से न्यूरॉन्स के 3 घटक हुए, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। तो जो डेंड्राइट होते हैं धागे नुमा संरचना, ये क्या करते हैं, तंत्रिका आवेग या संदेश को रिसेप्टर से प्राप्त करते हैं और उन्हें सेल बॉडी और एक्सॉन को भेजते हैं। जो एक्सॉन है इन आवेगों को एक जंक्शन, जिन्हें साइनस या हिंदी में कहें अंतर्ग्रथन कहते हैं, इसके माध्यम से दूसरे न्यूरॉन को भेजते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि देखिए ये एक न्यूरॉन है, इसी प्रकार से यहाँ पर एक और न्यूरॉन होगा। तो जो संदेश होगा यहाँ से
ये डेंड्राइट क्या किए, रिसेप्टर से यहाँ से लेते हैं और ये आगे भेजते हैं और ये दूसरा जो न्यूरॉन्स होगा उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक संयोजन यहाँ पर होता है। आगे देखें इसमें, तो ये जो न्यूरॉन्स जो होते हैं, तो न्यूरॉन्स मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संवेदी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन्स। तथा यदि हम एक्सॉन पे फिर से आएँ तो यह एक्सॉन के बारे में कह सकते हैं कि इस प्रकार एक्सॉन जो होता है यह न्यूरॉन्स के लंबे ट्यूब के आकार के विस्तार है। हमने देखा था सिलेंडर शेप में थे, तो ट्यूब के आकार के विस्तार हैं जो लंबी दूरी तक क्या करते हैं, मस्तिष्क में के विद्युत संकेतों को प्रसारित करते हैं। और यदि मानव में देखें तो के मामले में इनकी जो लंबाई है वो 1-1 मीटर तक हो सकती है। चूँकि 1 मीटर काफ़ी लंबी डिस्टेंस होती है, तो इस लंबे आकार के कारण क्या होता है कि मानव में किसी भी तरह के शारीरिक क्रिया के दौरान इनमें खिंचाव से क्षति होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। शारीरिक क्रिया मतलब कि नॉर्मल जैसे आप कूद भी रहे हैं, तो इससे भी क्या होता है कि इसमें खिंचाव होने की काफ़ी संभावना रहती है, जिससे कि कोई भी क्षति पहुंच सकती है। तो इसी के संबंध में एक जो है शोध किया गया है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। तो अभी हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्वायत्त संस्थान रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने IISER, या इसका जो पूरा नाम है हिंदी में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, या इंग्लिश में इसका नाम देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि पुणे में स्थित है, और पेरिस की डेट्रॉयट यूनिवर्सिटी के साथ किए गए शोध में इस बात का पता लगाया गया है कि एक्सॉन में जो मौजूद स्पेक्ट्रिन होते हैं, तो स्पेक्ट्रिन क्या करते हैं, जब एक्सॉन में कोई खिंचाव होता है, जो जिस खिंचाव की बात कर रहे थे कि खिंचाव की वजह से क्षति पहुंच सकती है, तो खिंचाव के कारण होने वाली क्षति से बचाने के लिए ये जो स्पेक्ट्रिन होते हैं ये रक्षा कवच यानी कि शॉक ऑब्जर्वर की तरीके से काम करते हैं। तो इसी वजह से जब आप कोई शारीरिक क्रिया करते हैं या जैसे कहीं कूदते हैं तो ये कोई क्षति नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो जो खिंचाव होता है उसके लिए एक शॉक ऑब्जर्वर या रक्षा कवच के तौर पर कार्य करते हैं। तथा ये स्पेक्ट्रम की बात करें तो यह स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो स्पेक्ट्रम एक्सॉन में उपस्थित लचीले रॉड के आकार के अणु होते हैं। अब इस जो शोध किया गया, इस शोध का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो यह शोध अध्ययन जो है मनुष्य के सिर की चोटों के साथ, जब सिर वगैरह में चोट वगैरह लगी तो चोटों के साथ साथ तंत्रिका अर्थात नर्व्स में खिंचाव से होने वाली क्षति को समझने और उसके उपचार में मददगार हो सकता है। आगे चलते हैं। अगला है कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम या कैरियर स्किल ट्रेनिंग। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि नेशनल कैरियर सर्विस अर्थात NCS और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ION की एक संयुक्त पहल से नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर स्किल ट्रेनिंग शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा यह पहल किसके द्वारा चालू की गई, नेशनल कैरियर सर्विस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ION के द्वारा। तो इसमें होगा क्या, तो कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा उम्मीदवारों के व्यक्तित्व का विकास तथा वर्तमान में उद्योगों में कौशल की मांग के अनुरूप उनको प्रशिक्षित किया जाएगा कि वर्तमान में जो उद्योग हैं उनको किस प्रकार के कौशल की आवश्यकता है, तो उसके हिसाब से इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और यह जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है यह नेशनल कैरियर सर्विस जो पोर्टल है उस पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नेशनल कैरियर सर्विस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह जो नेशनल कैरियर सर्विस यह 20 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी और यह एक 5 वर्षीय मिशन मोड परियोजना अर्थात 5 ईयर मिशन मोड प्रोजेक्ट है। और यह पोर्टल जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन है। लेबर एवं एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह नेशनल कैरियर सर्विस आती है तथा यह जो पोर्टल है यह भारत के नागरिकों को रोजगार और कैरियर संबंधी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। मतलब जिसको जिस प्रकार का रोजगार चाहिए या उसके पास जिस प्रकार की कैपेबिलिटी है, जिस प्रकार की डिग्री है या जिस प्रकार की उसने प्रशिक्षण लिया हुआ उसके हिसाब से वो अपना प्रोफाइल बनाता है। उस प्रोफाइल के अनुसार उसको जो होता है जॉब के बारे में सजेशन दिया जाता है तथा यह पोर्टल नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों और नियोक्ताओं के बीच की दूरी को कम करने की दिशा में कार्य करता है। क्योंकि जो इच्छुक उम्मीदवार होते हैं उसमें अपना जो प्रोफाइल बना के डालते हैं और जो नियोक्ता होते हैं उनको जिस प्रकार के लोगों की ज़रूरत होती है वहाँ से वो चुन सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं सरकारी ऋण पर स्थित पत्र 2018-19 या इसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेब्ट 2018-19। तो यह जो रिपोर्ट है इसको भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया है और यह इसका 9वां संस्करण था। और यह 9वां संस्करण तो पहला संस्करण कब आया था, तो इसका जो पहला संस्करण था सरकारी ऋण पर स्थित पत्र का यह 2010-11 में जारी किया गया था। मतलब 2010 से इसको प्रत्येक वर्ष
जारी किया जा रहा है। और इस संस्करण जो यह इस बार का जो संस्करण है, इस संस्करण में बताया गया है कि 2019-20 से 2021-22 मतलब 3 साल 2019-20, 2021 और 21-22 में कर्ज को जो डेप्ट है उसको प्रबंधित करने के लिए सरकार की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, तो उस स्ट्रेटजी के बारे में इसमें बताया गया है। अब इस रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि भारत के जो वर्तमान ऋण है वो कितना है, 1.3 करोड़ रुपए है। तो 2 बार करोड़, तो इस 2 बार करोड़ को ध्यान रखिएगा, 1.3 करोड़ रुपए है। और रिपोर्ट के अनुसार केंद्र और राज्यों के कुल कर्ज में जो गिरावट आई है वो मार्च 2018 में 68.7% की गिरावट आई थी और 2019 में 68.6% की गिरावट आई है, मतलब इतना हो गया है। तथा केंद्र सरकार का जो ऋण है वो 2017-18 में 45.8% से घट करके 2019 में 45.7% हो गया। तो कितना घटा है, 0.1% की कमी आई है। तथा यदि बाहरी ऋण की बात करें, चूंकि क्या होती है, सरकार अपने डेब्ट को पूरा करने के लिए जो कर्ज होती है वो बाहरी सोर्स से भी लेती है और आंतरिक सोर्स से। बाहरी सोर्स मतलब जो देश के बाहर से लिया जाता है, जो देश के बाहर ऐसी संस्था जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनसे जो लिया जाता है तो वो बाहरी ऋण हो गया। और आंतरिक ऋण जो या तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी सिक्योरिटी जारी करती है मार्केट में, तो उससे जो कर्ज लेती है तो वो आंतरिक ऋण होगा। तो इसमें जो बताया गया कि जो बाहरी ऋण है वो GDP का कितना 2.7% था। तथा जो केंद्र की जो घरेलू ऋण से संबंधित जो देनदारियां वो कितनी है, टोटल जो ऋण है उसमें 94% जो देनदारियां हैं वो घरेलू ऋण से संबंधित है। तो इस प्रकार से यहाँ पता चल जाता है कि जो सरकार है, भारत सरकार, वो अधिक ऋण कहाँ से लेती है, बाहर से लेती है, मतलब एक्सटर्नल डेप्ट है इसका, मतलब एक्सटर्नल बारोइंग करती है, इंटरनल बारोइंग करती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं, परीक्षा में पूछा जाएगा कि भारत सरकार जो है आंतरिक ऋण जो है अधिक मात्रा में लेती है, मतलब आंतरिक ऋण पर ज़्यादा डिपेंड रहती है, ना कि बाहरी ऋण पर। तथा केंद्र की जो औसत ब्याज लागत है वह वर्ष 2018 से 2019 तक यह अपरिवर्तित रही है। अब थोड़ा सा जो सरकारी ऋण है इसके बारे में बात कर लें, तो जैसा कि हमने कहा कि सरकारी ऋण को आंतरिक ऋण और बाहरी ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, मतलब 2 सोर्सों से ये ऋण लेते हैं। और आंतरिक ऋण में यदि देखें तो गैर विपणन, नॉन मार्केटेबल, और विपणन, मार्केटेबल योग्य ऋण शामिल होते हैं। तो मार्केटेबल ऋण में क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी कोई सिक्योरिटी वगैरह जारी करती है, उससे ये पैसा कलेक्ट करते हैं। तथा जो बाहरी ऋण का तात्पर्य क्या है कि देश के बाहर के सभी स्रोतों से जो लिए गए ऋण होते हैं, जैसे कि आप वर्ल्ड बैंक से, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक या IMF से यहाँ से जो डेप्ट लेते हैं या कर्ज लेते हैं वो क्या होता है, आपका बाहरी ऋण के अंतर्गत आता है। तथा जो सरकारी देनदारियाँ हैं, सरकारी देनदारियों को सार्वजनिक खाते में देनदारियों और भारत के समेकित फंड अर्थात कंसोलिडेटेड फंड या जिसको हिंदी में कहते हैं संचित निधि, इसके समक्ष अनुबंधित ऋण में वर्गीकृत किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं खुदोल के बारे में। या खुदोल क्या है, खुदोल का जो शाब्दिक अर्थ होता है या हिंदी में कहें तो गिफ्ट होता है। अब यह खुदोल चर्चा में क्यों है, तो संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की खुदोल पहल को, या जो खुदोल इनिशिएटिव है, इसको कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है। अब इस खुदोल के बारे में बात करें तो खुदोल जो है, पहली चीज़ याद रखिएगा ये कि यह कहाँ की पहल है भारत में, तो यह मणिपुर से संबंधित पहल है। या पूछा जा सकता है कि खुदोल पहल कहाँ संबंधित है, तो मणिपुर से संबंधित है। तो खुदोल जो है यह एक NGO की पहल है, जिस NGO का नाम है इसका नाम है या आल। तथा ये जो NGO है, NGO ने इस पहल के तहत, ये जो खुदोल पहल है, इसके तहत इन्होंने क्राउड फंडिंग की है, मतलब फंड कलेक्ट किया है। और इस जो इन्होंने अपना इनिशिएटिव चालू किया है, इसके तहत इन्होंने LGBTQ समुदाय हैं, इसके अलावा दैनिक वेतन भोगी और जो एड्स से प्रभावित लोग हैं उनके भोजन, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए यह पहल इन्होंने प्रारंभ की है। चूँकि यदि कोविड-19 महामारी से हमें निपटना है या हमें इससे मुकाबला करना है, तो हम तभी इससे मुकाबला कर सकते हैं जब हम जो समाज के जो वल्नरेबल सेक्शन हैं, जैसे LGBTQ समुदाय वाले हैं, या जो प्रवासी मजदूर हैं, या जो एड्स से प्रभावित लोग हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन है, जब तक हम उनको सशक्त नहीं करेंगे या उनके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, तब तक आप समुचित रूप से कोविड-19 महामारी से नहीं लड़ पाएंगे। तो इसलिए इनकी यह जो पहल है यह काफ़ी प्रशंसनीय है।
तथा यदि मणिपुर के बारे में और कुछ देखें तो मणिपुर जो है वो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक समावेशित सुरक्षित स्थान बना रहा है, और यह अन्य राज्यों की तुलना में देखा जाए तो यह राज्य ट्रांसजेंडरों के लिए अतिरिक्त देखभाल यहाँ पर किया जाता है, और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए यहाँ पर अलग कमरे और शौचालय भी स्थापित किए गए थे। तथा कोविड-19 के संबंध में देखें तो अन्य राज्यों की तुलना में यदि देखा जाए तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में जो कोविड-19 के प्रसार है, इसको कम करने में यहाँ काफ़ी भारी सुधार दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ के राज्यों ने इसको कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मतलब सुधार दिखाया हुआ है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।